अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ हेयरिंग योर स्टोरी। ये मैं मेंटल मेंटर से एक होस्ट हूँ और हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लोगों को सुनते हैं और उनसे उन्हें ये इस चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं कि वो अपने लिए भी आवाज़ उठाएं। तो हमने आज इसी सिलसिले में आज आपको इनवाइट किया और बहुत बहुत शुक्रिया आज आप आने के लिए। तो आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन तो करवाएं। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे खुद इस चीज़ की एक्साइटमेंट थी कि मैं कुछ इस तरह मुझसे कांटेक्ट किया गया था पहले एक बार, लेकिन होता है कि अगर मैं इंटरेस्टेड ना होता ना तो मैं फ्री होने के बावजूद भी कहता कि चलो छोड़ो, बिकॉज ये थॉट्स होती हैं इंसान के माइंड में कि वो कर लूँ, इस वक्त फ्री हूँ, तो आपके तो नहीं यार मूड नहीं है। लेकिन मैं फ्री था, मैंने सोचा कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी तो मैं उसको ज़रूर यूज़ करूँगा। एंड देन आई कॉन्टैक्टेड बैक। तो कह लें इस तरह कह लें कि मुझे आई एम नॉट इनवाइटेड, मैं खुद आया हूँ खुद, तो बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। और ये जो आपने भी बात किया कि यार वो कुछ तो बोलें, तो यार ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं इन दोनों फेजेस से लाइफ के गुजर के आया हूँ, जिसमें एक फेज ये होता है कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, आपको चाहिए होता है कोई ना कोई इंसान जिससे आप बात करें, अदरवाइज आप अपने साथ अकेले भी नहीं रह सकते, ये भी फेज होता है। और दूसरा ये फेज होता है कि आप अकेले रहने में इंजॉय करते हो, आप किसी से शेयर करते हुए आपको बुरा फील होता है लेकिन आप अपने तक रखना पसंद करते हो। ये दो कंडीशंस होती हैं इन मेंटल कंडीशंस में। कुछ लोग इम्यून हो जाते हैं, कुछ लोग जो है इमोशनली वीक रहते हैं। अब होता कैसे है कि जो मेरा केस था मैं समझूंगा थोड़ा डिफरेंट था, इस वजह से मुझे हर केस समझ आया, वरना मुझे सिर्फ अपना ही होता कि बस मेरे साथ बहुत बुरी हुई। होता नॉर्मली ऐसे है कि मैक्सिमम लोग पहले रिलाई कर रहे होते हैं लोगों पे, उनको दोस्त चाहिए होते हैं, उनको साथ चाहिए होता है, उनको इंटरेक्शन चाहिए होता है, और उसके बाद वो दोस्त धोखा देते हैं, वो कंपनीज खत्म होती हैं, वो प्यार, वो केयर, वो सब कुछ जाता है, तो उसके बाद इंसान अकेला होता है और उससे सरवाइव नहीं होता। लेकिन फिर वो सीख लेता है, वो इम्यून रहता है। वो जब इम्यून हो जाता है ना तो फिर वो चुप रहता है, फिर वो बताता नहीं है। उसको पूछो क्या हुआ यार, कुछ है ही नहीं, फिर वो बोलते ही नहीं है। तो वही बात आपने जिस तरह आपने कहा ना कि यार इतनी कितनी देर अंदर रखने, तो यही बात है कि अब हमारा जो मकसद है ना वो ये है कि वो ज्यादा देर अंदर ना रखे, वो पहले ही बोल दें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके वो निकालते रहेंगे ना तो इट्स गुड। लेकिन जब वो अचानक निकलेगा ना, बिकॉज साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप जो भी इमोशन सप्रेस करते हो वो निकलता है एक ना एक, तो जब वो इकट्ठा निकलेगा, लेकिन अगर वो इकट्ठा निकल गया यू विल लूज योर सेल्फ, यू विल लूज योर माइंड, यू विल बी इनसेन। तो इसलिए ये सेशंस और इस तरह की कंपनी को मैं भी इंजॉय करता हूँ कि यार जहाँ पे हर बंदा कुछ ना कुछ बोले, ये नहीं कि बस मैं बोल लूँ या अगला बोल ले, होना चाहिए ताकि आप भी लाइट फील करो, अगला बंदा भी लाइट फील करे, क्योंकि बहुत मसला हो जाता है अगर आप ना एक्सप्रेस करो। मैं हर गिज़ मेरी मर्दानगी मुझे कहती है कि यार अबू बकर दफा करो, खुद सीख लो, सब ठीक है, लेकिन मैं खुद को हमेशा बताता हूँ कि यार मैंने इंसान है एंड यू जस्ट टू फील एवरीथिंग। तो मैं उस साइड पे जाता रुक जाता हूँ कि नहीं यार मैं रो लूंगा, मैं परेशान हो लूंगा, मैं डिप्रेशन में रहना पसंद करूंगा, लेकिन मुझे कोई चाहिए जिससे मैं बात करूं। मैं कभी भी खुद को ये नहीं कहता कि यार दफा करो, आपकी हेडेक है, अपने तक रखेंगे, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, कुछ नहीं है वो। ये बहुत खतरनाक चीज होती है और बहुत से लोग ये गलत काम कर लेते हैं अपने साथ, इस वजह से वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, इस वजह से उनको सुसाइड करने के ख्याल आते हैं। क्यों? इसी वजह से। तो अब देखो ना, आप प्रिटेंड जब करना सीख लेते हो ना, पत्थर हो जाते हो। तो पत्थर होने के बाद क्या होता है, आपको कोई, आप अपनी एक्चुअली पेन को सप्रेस करने के लिए पत्थर होते हो, लेकिन उस पत्थर होने की वजह से ना आपकी गुड इमोशंस, किसी पे ट्रस्ट करने वाला जो एक पार्ट है वो भी सप्रेस हो जाता है। आप बुरी चीज को सप्रेस कर रहे हो लाइफ की, वो साथ आपकी अच्छी चीज भी सप्रेस हो जाती है पत्थर बनने से, प्रिटेंड करने से, अपने आप तक रखने से। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मैं एक दिन यूनिवर्सिटी से आता हूँ एंड आई एम लाइक, लाइफ
is finished. आज और नहीं हो रहा. उससे अगर मैं आता हूँ यार सीन कुछ करो यार, like this is life. अब आपके हफ्ते में 6 दिन में से 3 दिन आपके तकलीफ में, 3 दिन आपके खुश हैं, ये आप बात मान लो. आप सबकी जिंदगी में ऐसा होता है. वो 3 दिन अच्छे होते हैं और 3 दिन बहुत बुरे होते हैं. हम क्या करते हैं, वो जो 3 बुरे दिन है ना, उनको खत्म करने के लिए खुद को इम्यून कर लेते हैं, पत्थर हो जाते हैं. तो वो उस वजह से हमारे अच्छे 3 दिन भी चले जाते हैं. So all we have to do either to find a straight line between the 3 bad days and the 3 good days, और उसके बीच में कहीं पे एडजस्ट हो जाए. नहीं तो आप 3 दिन खुश रहें, 3 दिन जो उदासी के है ना उसमें बोलें, अपने लिए कुछ करें, बट डोंट एक्सप्रेस, डोंट एवर. क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को देखा एक वक्त. When I used to suppress, I was not who I am right now. कोई छोटी सी बात करता था, मैं ये बकवास शुरू कर देता. कोई इतनी सी बात होती थी, मुझे ये गुस्सा आता था, मैं होपलेसनेस, कोई इतबार नहीं किसी चीज पे, भाड़ में जाओ, ये चीजें होती. तो जो मेंटल मेंटर्स का मकसद है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, वो यही है कि ये जो सप्रेशन वाला फेज है ना, इससे बाहर बात करें, लिख के बात करें, मैसेजेस के थ्रू करें, कॉल्स के थ्रू करें, सेशंस किसी भी किसी तरह करें, जरूर लिख के करें या चीख के करें, लेकिन करें. तो ये मुझे पता था, इस वजह से I had this phase in my life, so I thought I should talk about these things here. तो अब मेरा नहीं ख्याल. तो आप अपना कोई पर्सनल अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, इफ यू कंफर्टेबल. पर्सनल एक्सपीरियंस यार देखो, मैंने इन शॉर्ट समराइज तो कर ही दिया. चलिए पहले हम तो भूल ही गए, हमने इंट्रोडक्शन तो करवाया नहीं. आप नाम बताएं और आपकी क्या हॉबीज हैं और कहाँ से हैं आप, ये तो बताएं. मेरा नाम अबू बकर है और मुझे अपने नाम के साथ ये लाइन बोलनी अच्छी लगती है कि यू प्रोबेबली हर्ड ऑफ मी. ये नहीं कहता यू प्रोबेबली नो मी, बट यू प्रोबेबली हर्ड ऑफ मी. नहीं, हमने आपके बारे में काफ़ी सुना है, आप राइटिंग में काफ़ी फेमस है. मेरा इसका मेन मकसद यही होता है कि मैक्सिमम लोगों ने कुछ बुरा ही सुना, तो मैं कहता हूँ कि यू प्रोबेबली हर्ड ऑफ मी. और हॉबीज मेरी बदलती रहती हैं. जैसे देखे ना, मैं लाइफ के उस फेज में आ चुका हूँ इस टाइम जहाँ पे मेरे 3 बुरे दिन भी हैं, 3 अच्छे दिन भी हैं. दिस इज द सीक्रेट. तो क्या पर्सनल एक्सपीरियंस, किसी चीज से दिल उठ जाता है या आपका दिल करता है कि यार कोई चीज नहीं ट्राई करते हैं? 3 दिन मेरी जिंदगी ऐसे होती है कि यार खत्म, बस नहीं यार, नहीं हो रहा, क्या अजीब यार. और 3 दिन ऐसे होते हैं कि यार लाइफ इज गुड मैन, लाइफ इज गुड, बस यही सब कुछ है, प्लीज यही सब कुछ है. ये 3 दिन. अब पता क्या होता है, लोग करते हैं यहाँ, तो वो चाहते हैं कि हमारे 6 के 6 दिन ऐसे हो जाएं कि वाह लाइफ इज गुड. ठीक है, तो मैं वो इंसान नहीं हूँ, मैं पत्थर नहीं हूँ, मुझसे नहीं हुआ जाता. मैंने इसलिए कहा ना स्टार्ट में कि मेरा केस थोड़ा अलग है. मैंने इन 3 बुरे दिन इधर, 3 अच्छे दिन इधर, उसके बीच में मैंने घर कर लिया. मैं उसके बीच में रह रहा हूँ. मैं ये भी बर्दाश्त कर लेता हूँ, मैं ये भी बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन होप नहीं है मेरे अंदर. बट स्टिल मुझे पता है कि गलत नहीं करना, मैं पत्थर नहीं बन सकता. बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट एंड यू आर सपोज्ड टू फील एवरीथिंग, वो चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो. हम शौकीन है ज्यादा चीजों के, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तब आपको कदर होती है थोड़ी थोड़ी चीजों की. जब आपको कोई गले लगाने वाला, इस बात से मैं एग्री करता हूं. जब आपको कोई गले लगाने वाला भी नहीं बच जाता ना, फिर आपको पता लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है वो छोटा सा मैसेज का रिप्लाई फौरन से कर. वरना किसको पता, जिसके इतने सारे दोस्त हैं, जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सेल्फिश है, उसको क्या फील होगा. वो तो हमेशा कहेगा कि भाई मेरी बर्थडे जब आए तो उस पे मुझे आईफोन मिले, उस पे मुझे ये मिले, वो मिले. लेकिन हमारे जैसे लोग, हमें होता है मेरी बर्थडे पे बस मुझे कोई ऐसे कह दे यार जानी तो बहुत अच्छा बंदा है, बस ये दिन अच्छा हो जाता है, दिन अच्छा हो जाता है. और
और सोचो आप खुद एग्री करते हो इस बात को कि आपके पास पूरे 3 दिन है उन अच्छी चीजों के साथ, तो आप सिर्फ वो 3 बुरे दिन क्यों देखते हो? मैं खुद को भी ये बात कह रहा हूँ, मैं आजकल खुद को यही बात समझा कि यार ठीक है यार 3 दिन, आई अंडरस्टैंड कि वो बहुत मुश्किल थे, वो सुसाइडल थे, वो खत्म कर देने वाले थे तुम्हें, तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी बात, लेकिन यार वो 3 दिन अच्छे भी तो थे। क्या चल तुम खुश नहीं थे उन 3 दिन अच्छे? चले, एक बात मैंने ये तो क्या आप कह रहे थे कि जब यू प्रॉब्ली हर्ड ऑफ मी, और आपने कहा था कि कुछ बुरा ही सुना होगा, तो ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे? थोड़ा सा शेयर तो करें। यार ये बड़ा हिजाब उस वक्त मेरे एक कंपनी के जो पब्लिशिंग है उसकी एक बुक की पार्टिसिपेंट थी, तो उनको इस चीज का आइडिया है कि क्या हुआ था जिस वजह से आई स्टार्टेड टू थिंक लाइक दिस। हुआ कुछ यूं था, मैंने एक पब्लिकेशन स्टार्ट की थी फॉर हेल्पिंग न्यू राइटर्स, क्योंकि आई बिलोंग टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर, तो ये मेरा एक एम्बिशन है कि राइटिंग फील्ड में मुझे आज तक 5-6 साल की स्ट्रगल में जो चीज मुझे नहीं मिली ना वो मैंने देनी है, क्योंकि 5-6 साल में मैंने हर चीज स्ट्रगल कर करके जलील हो के हासिल कर ली, लेकिन बहुत से लोग राइटिंग में गिव अप कर देते हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटी ना मिले, उनको रीडर्स ना मिले, वो गिव अप कर देते हैं। 1 या 2 साल से ज्यादा कोई भी कंटिन्यू नहीं रह पाता विदाउट एन अपॉर्चुनिटी। वो चलो ठीक है, मानता हूँ मैं ही था यार कि मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जाने दो, कुछ भी नहीं है पास, ना मैं कुछ अर्न कर रहा हूँ, ना मेरे पास कुछ है, और पाकिस्तान की पब्लिकेशन पैसा मांग रही है इतना ज्यादा सिर्फ मेरे एक छोटे से शौक को पूरा करने के लिए कि आई शुड हैव अ बुक। तो वो सारी चीजें सीख के मैंने वो एक इदारा बना लिया कि यार ये सब चीजें लोगों को मैं ऐसे ही दे दूँ, कोई लाखों का कुछ नहीं करना पड़ना, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सिखाया भी जाएगा, मार्केटिंग, जो चीजें जो एक राइटर को चाहिए होती है, जो मुझे नहीं मिली थी वो मैंने स्टार्ट किया। मेरे पास में से कुछ दुश्मन मेरे उठ के आ गए यार, मैं तो हमेशा कहूंगा वो दुश्मन थे, क्योंकि जब इंसान ने कुछ गलत नहीं किया होता ना तो वो क्या कहेगा, यही कहेगा ना कि बिला वजह मुझे जलील कर रहे हो, दुश्मन हो मेरे। तो जो भी था वो खैर मेरी बात तो कभी समझेगा नहीं कोई, ना उन्होंने समझी कि भाई मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन जाहिर बात है गलत बहुत जल्दी फैलता है। मेरी कभी कोई इतनी बुक नहीं इतनी वायरल हुई जितना मैं बदनाम हो गया। और किस बात पे बदनाम हुआ मैं, 38 राइटर्स काम कर रहे थे, फर्स्ट एवर एंथोलॉजी थी मेरी पब्लिकेशन की। तो उन्होंने पहले मुझे कहा फ्रॉड हूं मैं, उसके बाद उन्होंने लिटरली ये कहा कि हम राइटर्स को बचाने अबू बकर से, अबू बकर को लूट के खा जाएगा। हम 38 राइटर्स के साथ हैं, उनके हमदर्द हैं। तो क्या हमदर्दी उनकी, उन्होंने बेचारे वो 38 के 38 राइटर्स कह रहे हैं कि भाई हमने काम किया है, हमारी तो बुक कल रिलीज हो रही है, सब कुछ खत्म हो गया, आप कैसे कह रहे हो कि हम ऐसा गलत है। फिर उन्होंने कुछ और निकाल दिया, लाइक उन्होंने लिटरली मुझे यहाँ तक कहा कि मेरा काम प्लेजराइज है, मेरे बुक्स भी मेरी नहीं है, मैं उठा के लिखता हूँ, और मैं जो कंपनी चला रहा हूँ उसमें मैं राइटर्स को कुछ भी नहीं दे रहा, मैं सारे पैसे खा के, इवन ये भी कह दिया कि मैं लोगों से 5-5 लाख लेके भाग। सोचो, और ये बातें पाकिस्तान के उस राइटर ने स्टोरी पे लगाई हैं जो हम जैसे छोटे राइटर्स को पूछता भी नहीं है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैलेंट। तो अब मेरी 6 बुक्स है, लेकिन मैं उन लोगों के साथ भी काम कर रहा हूँ जिन लोगों का फर्स्ट टाइम। तो आप ये ठीक है, मैं पूछ तो आप इस बात पे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट रिकॉग्नाइज नहीं होता? मैं बिल्कुल पाकिस्तान में पैसा चलता है, पाकिस्तान में लिंक चलता है, और पाकिस्तान में हर बुरा काम चलता है। आप मॉडल बन जाओ 5 दिन में वायरल हो जाओगे, लेकिन आर्टिस्ट कभी वायरल, आर्टिस्ट को कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यार लोगों की इंटेंशंस वो नहीं, लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। लोग हर वक्त चाहते हैं हमें हंसाने को कुछ मिलता रहे, कुछ वल्गर मिलता रहे। वी आर सिक माइंडेड, तो हमारा आर्ट से, कल्चर से बहुत दूर चले गए, इसलिए आर्टिस्ट को कोई भी नहीं पूछता। एक वजह ये होती है, दूसरी वजह ये होती है जो थोड़े से पूछते भी होते हैं ना, उन तक अप्रोच नहीं हो पाती राइटर की। राइट? अगर पाकिस्तान में 10% लोग भी हैं जो पढ़ते हैं, तो उन तक हम कैसे पहुंचे?
इतने ज्यादा मैस ऑफ मॉडल्स, ब्लॉगर्स, एंटरटेनर्स, मीमर्स में से निकल के आर्टिस्ट कैसे 10% तक पहुंचे? बहुत मुश्किल है। तो ये असल वजह है कि पाकिस्तान में टैलेंट का ये हाल है, वरना पाकिस्तान में बहुत टैलेंट। मैंने अभी तक 7-8 महीने में तकरीबन 250 प्लस राइटर्स के साथ काम कर लिया है, एंड एवरी सिंगल पर्सन हैज अ स्पार्क। तो आप अपनी किसी पब्लिकेशन के बारे में शेयर करें जिसमें आपको देखें, हम सारों को पता है कि पाकिस्तान में लिंक्स बहुत चलते हैं। मतलब कि आपने कुछ छोटा काम भी करवाना है तो आपको एक लिंक चाहिए होता है, चाहे वो चले, मैं स्पेसिफिक्स नहीं करता क्योंकि कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तो द कॉन्टेक्स्ट यही है कि लिंक्स चलते हैं। आपके साथ कोई ऐसा आया हो जब आप पे आपको लिंक चाहिए और आपके पास ना हुआ हो, और कोई जो सीट कोई जगह डिजर्व नहीं करता उसे वो जगह मिली और आपको नहीं? शेयर करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था, दोबारा पूछे। मैं आपकी उस बात पे इतना घूम गया, जो आप कह रहे थे कि कुछ लोग डिजर्व करते हैं और उनको नहीं मिलता, और कुछ लोग नहीं करते, वो कहाँ के कहाँ होते हैं। मैं अपनी स्टोरी में घुस गया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आपका सवाल क्या था? तो मैं यही कह रहा था कि आप शेयर करना चाहें तो करते। इसी चीज को कभी ऐसा मुझे फील हुआ है? जी, यही पूछ रहा था मैं आपसे। तो यार वही बात है कि मैं अभी आपकी बात को सुनते सुनते वहां पे गया हूँ कि हर राइटर को पता होता है कि यार उसमें कितनी स्पार्क है, कितना उसके अंदर एग्रेशन है, वो कितना सीरियस है। लेकिन मैं इसको आज तक कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सका कि ऐसा क्यों होता है। कभी कभी जब मैं बहुत पॉजिटिव होता हूँ तो फिर मुझे थोड़ी सी स्पिरिचुअल थॉट्स आती हैं कि हाँ इस वजह से है। एक इंसान डिजर्व करता है कि उसको कोई बड़ा मकाम मिले, उसको क्यों नहीं मिल रहा, एक बड़ी बाकी थॉटफुल चीज है। और एक इंसान यार उसने ऐसे किया और वो कहाँ का कहाँ चला गया जो डिजर्व नहीं करता। तो जो नीचे लोग देख रहे होते हैं ना, जो डिजर्व करते हैं, वो बहुत एक सिक फीलिंग होती है। तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मुझे कभी समझ नहीं आई ये चीज के ये, मैं इसको ज्यादती भी नहीं कह सकता, गलत भी नहीं कह सकता, लेकिन स्पिरिचुअली मैं ये बात समझता हूँ कि जिन लोगों का अरूज बहुत जल्दी आता है ना बगैर मेहनत के, उसका जवाल भी बहुत जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि उनको कदर नहीं हो पाती। आपको बगैर कुछ किए एक चीज मिल जाए तो आपको कैसे कदर होगी? लेकिन अगर आपकी सालों का खून पसीना मेहनत लगी हो तो आपको जब वो चीज मिलती है आप उसको बहुत संभाल के यूं रखते हैं। बचपन में जब आपको माँ बाप फोन लेके देते हैं, आपसे 600 बार गिरता है, आपको परवाह नहीं होती। लेकिन जब आप बड़े होकर अपने पैसों का फोन लेते हो ना, तो आप बड़े ध्यान से ऐसे हो यार, आराम से यार। क्यों? आपको पता है कि आपने वो कैसे हासिल किया। तो यही बात है कि अगर आप किसी इंसान को देखो ना कि बहुत वेल ड्रेस हो के, बहुत एटीट्यूड अकड़ चाल से चल रहा है, लोगों से इतनी बात भी नहीं कर रहा, वो साइंस होते हैं क्विक अरूज के। फौरन इंसान अपने आप को खुदा समझना शुरू हो जाता है यार। लेकिन जो मेहनत करके आते हैं ना ऊपर, जो एफर्ट करके स्ट्रगल करके आते हैं, खून पसीना सब्र इम्तिहान हाथ पास करके, वो बड़े प्यार से बात करते हैं हर किसी से। अगर कोई उन्हीं की फील्ड का स्टार्टर हो तो उसको बड़े अच्छे से देखते हैं कि यार मैं भी कभी ऐसा था, क्योंकि उनको याद है। वो कमतर नहीं समझेगा। जब अगर मैं अपनी मिसाल में, अगर मैं किसी से छोटे राइटर को देखूंगा ना, जिसकी कोई बुक भी नहीं है, तो मुझे याद होगा कि एक वक्त में मैं भी ऐसा था, तो मेरी क्या फीलिंग थी, तो उसकी भी अभी यही फीलिंग होगी। लेकिन अगर आप बगैर मेहनत के किसी चीज को हासिल करते हो ना, तो आपको तो पता ही नहीं है कि नीचे का भी कोई तबका है। आप तो सीधे ऊपर गए हो, तो आपसे जब कोई नीचे का होगा तो आपको अपना आप याद नहीं आएगा पुराना, आपको यही देखते होगा कि यार तो तुम बहुत बुरा करते हो। एरोगेंस। बस तो मैं ये समझूंगा, स्पिरिचुअली मैं ये समझूंगा कि अल्लाह ताला आपको एरोगेंस से बचा रहे। इंसान की फितरत में है ये गरूर, तो अल्लाह ताला आपको गुरूर से बचा। अगर एक चीज आपको जल्दी मिल जाए ना, इंसान को डरना चाहिए। अगर कोई चीज तकलीफ के बगैर मिले ना, तो इंसान को डरना चाहिए कि मुझे क्यों मिली है बगैर कुछ हासिल, तकलीफ उठाए रोए पिटे क्यों मिली है। क्यों?
क्योंकि फिर इंसान की फितरत का काम चलेगा और वो गरूर उसके अंदर आएगा ही आएगा, उसके चाहते हुए ना चाहते हुए आएगा, और फिर खुदा उससे वो चीज छीन ले। तो ये वो हिसाब है कि दुआ किया करें कि आपको इम्तिहान से पहले प्रिपरेशन का टाइम। और अभी जो आर्टिस्ट अंडररेटेड है ना इस वक्त, मैं उनको यही कहूंगा कि उनको इम्तिहान का टाइम मिला हो, वो सीख रहे हैं, वो एक एक फेज को पास कर रहे हैं, ताकि जब वो उनके ऊपर इम्तिहान आए ना इस तरह का, कि वो उनको वाकई अचीवमेंट मिल जाए। अचीवमेंट एक इम्तिहान है, आपका गिफ्ट नहीं है जो आप कहते हो कि अल्लाह ताला मुझे ये दे दे। वो गिफ्ट नहीं होता, आप जिसके साथ जो मर्जी करो, वो एक इम्तिहान के तौर पे आता है आपके पास। तो अगर आपने उसकी तैयारी की है ना, तो फिर आपके पास जब वो एक बड़ा ऑनर आता है ना, जब आप सीईओ बनते हो, तो आप फिर हम्बल रहते हो, आप समझते हो, आप फिर वो जो आपका ऑनर आया आपके पास, सक्सेस आई है, वो आपके पास देर तक रहती है। क्योंकि जब तक गरूर नहीं आएगा तब तक अल्लाह छीनेगा नहीं। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, करोगे तो फिर अल्लाह छीन लेगा। लेकिन जब सालों की दुआएं की हो ना, तो जब अल्लाह देता है ना, तो आप सिर्फ हमेशा यही कहते हो, या अल्लाह तेरा शुक्र है, आपका काम हो गया, गरूर से बच गया। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है ना यार, तो कोई मसला नहीं है, आपको वक्त मिल गया इम्तिहान। क्योंकि जब आपके पास खुशी आ जाएगी ना, आप भूल जाएंगे खुदा को, आप भूल जाएंगे दुनिया को भी भूल जाएंगे, सबको छोटा समझेंगे। तो ये जो आपका बुरा फेस चल रहा है, हार्ड फेस चल रहा है, दुख की इंतहा चल रही है ना, मैं ये खुद को भी कह रहा हूँ, मेरी एक साइड मुझे खुद को कह रही है। तो ये जो बुरा वक्त चल रहा है ना, सह लो इसको, क्योंकि इसके बाद जब तुम्हें खुशी मिलेगी ना, तुम्हें उसकी इतनी कदर होगी कि तुम उसको जाने नहीं दोगे, तुम्हें गरूर नहीं आएगा। फिर उस वक्त फिर खुदा आपसे एक मदद भी लेगा। जब आप खुश होगे और बिल्कुल ग्रेटफुल होगे, उस वक्त खुदा आपको मौका देगा कि जो बुरे हाल में लोग हैं उनकी मदद करो, और फिर आप करेंगे जो आप लोग कर रहे हैं मेंटल मेंटर्स पे, जो मैं कर रहा हूँ एस्पायरिंग फ्रेंड्स पे। हम अब जो वक्त पीछे छोड़ के आ गए हैं, उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं जो पीछे रह गए, या एक वक्त हमारा था, अब अगर वो किसी और का है तो हमने उसको संभालना है। मदद हमारे पास पहले मदद आई, इसके बाद हमने आगे मदद देनी है, ये रूल होना चाहिए। तो अभी बुरा वक्त है, कोई बात नहीं, आप बुरे वक्त को बस समझो कि आपका इम्तिहान की तैयारी हो, परेशान नहीं होना। आगे आपके पर एक बड़ी चीज आएगी जो खुश तो होगी लेकिन आपसे छीनी जा सकती है। तो मेरा सबसे ही सवाल होगा कि क्या आप चंद लम्हे की खुशी चाहते हो या आप एवरलास्टिंग खुशी चाहते हो? अगर आप एवरलास्टिंग खुशी चाहते हो ना, तो पहले आपको एवरलास्टिंग खुशी की कदर सीखनी पड़ेगी। और कदर आप कैसे सीखोगे? एवरलास्टिंग खुशी से दूर रह के, इस दुखी फेज में रह के, इस डिप्रेस जोन में रह के आप कदर सीखोगे कि अगर मैं खुश होता, अगर मैं ठीक होता, अगर मैं कामयाब होता, तो मैं बहुत खुश होता। तो वो खुशी को बस इमेजिन करके रखो, क्योंकि कल को वो आपको मिलेगी, लाजमी मिलेगी, और फिर आप उसकी कदर करोगे, क्योंकि आपको पता है आपने कितनी दुआएं की, आप कितना रुले उसके पीछे। तो हर चीज में देख लो, राइटर्स की लाइफ में, एक इंसान की लाइफ में, एक जर्नी में, एक बिजनेस पर्सन में यही बात है, इवन एक डिप्रेस पर्सन में भी यही बात है कि बुरा वक्त है, बुरा और अच्छा इकट्ठा एडजस्ट नहीं हो रहा तो पत्थर हो जाते हैं, और बुरा पूरा आता नहीं है, पूरा चाहिए, कितने मसले हैं। तो सिंपल बात यह है कि यार बुरा गुजार लो, अच्छा आपको ज्यादा मिल जाएगा, ज्यादा में सुकून से रह। अभी अगर ज्यादा मिल गया तो आप गवा दोगे यार, फिर वापस नहीं आएगा। लेकिन अभी सब्र कर लो, फिर जब अच्छा आएगा तो फिर वो उधर ही रहे, जाएगा नहीं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यार थोड़ा सा सफर कर लो, कर लो यार, थोड़ा सा कर लो, कोई बात, यहाँ तक आए हो, थोड़ा सा कर लो यार, कुछ नहीं होता, प्लीज, कुछ भी नहीं होगा। ये वक्त भी अभी गुजर तक कुछ ये वक्त भी गुजर अभी तक जाएगा। कुछ हुआ है? हाँ, अभी तक कुछ हुआ है? नहीं हुआ ना यार, कुछ भी नहीं होगा। अगर होना होता अभी तक हो जाता। हमने कितनी बार नहीं सोचा आई एम गोना डाई टुनाइट। खुद से पूछो यार, कितनी बार मैंने खुद बड़ी बार कहा है दिस इज द लास्ट नाइट, आई एम गोना किल माई सेल्फ, बहुत बार, लेकिन आई एम स्टिल अलाइव बिकॉज मुझे अलाइव रखा गया। देयर इज अ प्लान फॉर मी, देयर इज अ गिफ्ट फॉर मी वेटिंग अहेड, जो मुझे मिलेगा मेरी सब्र।
थोड़ा सा, कोई बात नहीं यार, और हौसला रखो। आपकी पब्लिकेशंस के बारे में हमने काफ़ी सुना है, तो क्या उनमें थीम होती है, किस बारे में आप लिखते हैं, और क्या यही रहेगी? यार एस्पायरिंग पेन्स पे ना हम राइटर्स को ना एक इंडिपेंडेंस देते हैं काम के हवाले से। अपॉर्चुनिटी मैं बताता हूँ क्या होती है, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि वो काम कैसे करते हैं। काम वो करते हैं, उनको पेजेस दिए जाते हैं 9 पेजेस, देयर आर 9 पेजेस। अगर हम एक एंथोलॉजी बनाते हैं 30 राइटर्स होंगे उसके अंदर, बिल्कुल जो स्टार्टर्स होते हैं, लाइक अगर कोई बड़े लेवल पे काम नहीं करना चाहता। एक सेकेंड। तो हम ये करते हैं वहां पे कि उनको 9 पेजेस देते हैं। 9 पेजेस पे उन्होंने जो लिखना है, जो उनका दिल करता है, जो वो अच्छा लिख सकते हैं, जिस थीम पे अच्छा लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि मैं कहूँ कि आज यू हैव टू राइट अबाउट लव, कुछ लोग नहीं लिख सकते यार, तो वो कहाँ जाए। तो इस चीज पे किसी को सेपरेट नहीं किया मैंने। आप जो लिख रहे हो, आप अपने फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने नाम की वजह से जाने जाओगे। बिल्कुल स्टार्ट है, राइटर्स को एक चाहिए होता है फेम, तो वो जो चाहे लिखते हैं। उनका प्रॉपर एक पेज होगा इंट्रोडक्शन का, आगे उनकी काम होगा उनका। इस तरह 30 राइटर्स की एक बुक है, हर राइटर को एक एक कॉपी भी दी जाती है, और उनकी कॉपी उनकी फ्री ई बुक अवेलेबल होती है। और इवन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जाहिर बात है, जो हम उनसे चार्जेस प्रिंटिंग लेते हैं वो वही होते हैं। उनकी बुक हम प्रिंट ऑन डिमांड के लिए अवेलेबल रखते हैं, बल्क नहीं रखते, प्रिंट ऑन डिमांड अवेलेबल होता है कि अगर किसी रीडर को लेनी है, वो जितनी प्रिंटिंग कॉस्ट है उतनी प्रिंटिंग कॉस्ट पे ही उसको प्रिंट होके मिल जाएगी। तो ये भी एक अवेलेबिलिटी रखी हुई है कि यार एटलीस्ट लोग पढ़ें तो सही। बीच में फिर ये होता है कि हम उनके इंट्रोडक्शन सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करते हैं, उनकी बुक को मार्केट भी करते हैं। उसके अलावा उनके यूजर नेम को उनके पोस्टर्स के थ्रू, उनकी बुक के थ्रू फैलाना। प्लस बैक एंड पे हमारी प्रूफ रीडिंग टीम, प्रूफ रीडर्स की टीम है, वो उनके काम को गो थ्रू करते हैं। अनइंटेंशनल मिस्टेक्स जो होती हैं, ग्रामेटिकल, पंचुएशंस, लेटर स्पेसिंग, ईच एंड एवरीथिंग, वो एटिकेट होती हैं। उसके अलावा उनके काम एडिट होता है, प्रॉपर इंटरनेशनल फॉन्ट्स लगाए जाएंगे, और उनके काम को प्रॉपर एक बुक में डिजाइन किया जाता है। वो रफ लिख के भेजते हैं, हम उनको थोड़ा डिजाइन कर देते हैं। और दूसरी ऑप्शन ये भी है कि कुछ राइटर्स अगर इंडिपेंडेंट है, समझते हैं कि हमारा फॉर्मेट हमारी पहचान है, तो उनका फॉर्मेट बिल्कुल चेंज नहीं किया जाता। अगर उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो जैसा चाहे वैसा ही जाए। ठीक है, चलें ये आप होने के बाद उनके चलें कवर आप वगैरह डिजाइन होंगे, ये तो ये सब। आप ये तो एक बाकी यंग राइटर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ना किसी जगह पे जाने के लिए ना बहुत सी मेहनत के साथ लिंक्स और पैसा भी चाहिए होता है। मतलब कि आप सिर्फ मेहनत पे नहीं जा सकते हो। ऐसा और ही है। ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू इस चीज़ के लिए। तो आपको यहाँ पे आपको कहाँ पे मुश्किल आई, क्योंकि आप भी एक राइटर हैं, आप ही लिखते हैं। तो बेसिकली जब आप ये काम ने आपने शुरू किया था, तो आपके लिए तो ये चीज़ें तो नहीं थी, तो शेयर करें कि आपको कैसी मुश्किलात आई। यार मेरी मुश्किलात बिल्कुल वही हैं जो हर इंसान को आती, हर इंसान को कोई ना कोई मुश्किल आती है। मेरे केस में ये था, मुझे सारी आई है लाइन से। अगर कोई इंसान राइटिंग से गिव अप करता था ना, इस वजह से कि उसके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे राइटर एज अ राइटर इस अपनी लाइफ को परस्यू करने में, अच्छा, तो वो यहीं पे छोड़। सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि पेरेंट्स क्यों एग्री नहीं करते ऐसी चीज़ों से, आपके ऐसी हॉबीज से? मैं आपको अभी यहाँ तक की स्टोरी सुना दूं तो आपको पता चल जाएगा कि पेरेंट्स को क्या इशू आता है और वो इशू खत्म कैसे। शेयर करें। कंसिस्टेंसी एक चीज है। चैलेंज आपकी लाइफ में वो आता है पहला इम्तिहान, जब आपके पेरेंट्स एग्री नहीं करते। अब आपने उस इम्तिहान को पास करना है, आप गिव अप कर देते हो। लाइक बी पॉजिटिव, बस छोड़ो यार, हो गया जो होना था। तो अगर आप पहले ही स्टेप में छोड़ देते हो तो यार आपका पैशन ही नहीं है। हाउ कैन यू से कि यू आर पैशनेट अगर आप फाइट ही नहीं कर सकते? अगर फाइट क्या, लड़के थोड़ी लेना है, प्रूव करके दिखाओ यार। आपका हाथ तो नहीं ना माँ बाप ने पकड़ के लिखवाना, आप लिखो। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, चलो ठीक है, लिख के मेरे पास लेके आओ,
मैं आपका काम जो है वहां तक लेके जाऊंगा जहां आपके पेरेंट्स को यकीन है। मेरे साथ ये हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स का तो यकीन था ही नहीं ना, स्टार्ट से ही नहीं था बिल्कुल। सोशल मीडिया पे आने से पहले वो कहते क्या अजीब तुम, इवन जब मैंने सीरियस भी लेना शुरू किया तब भी उन्होंने कहा कि यार लाइक तुम इतने बड़े हो गए हो अब, यार नाउ यू हैव टू अर्न, यू हैव टू मेक योर लिविंग, हाउ यू गोना डू दैट। मैं कहा यार क्या है यार, कुछ नहीं होता, मैं कर लूंगा। क्या तुमने खाक करना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी भी मैं ऐसी चला गया जहाँ पे बड़े एक्सपेंसेस थे, मेरे लिटरेचर पढ़ना था मुझे, वो भी बड़े मुश्किल थे। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ है ही नहीं सही। इवन मैं केमिकल इंजीनियरिंग करने चला गया हुआ था, वहां से मैं छोड़ के वापस आया जब मेरी बुक का थोड़ा सा पता चला कि पब्लिश हो रही है। फिर बात आती है आपको सिखाने वाला कोई नहीं है। सीनियर राइटर्स बैठे हुए हैं, पब्लिश होके पैसा कमा के जो भी कर रहे हैं, जो भी फेम है, लेकिन दे विल नेवर बॉदर टू टीच एनी। मेंटोरशिप एक चीज होती है जिससे दुनिया आगे बढ़ती है, कॉम डेवलप होती है। एक बंदा कुछ सीख के ऊपर बैठ जाता है, भूल जाता है नीचे वालों को, भाई इनको सिखाओ, उनको मेंटोर करो ताकि वो ऊपर तक आए, कॉम डेवलप हो भाई। पर ये क्यों नहीं करते? मतलब कि जाहिर सी बात है, एक एरोगेंस, ये एरोगेंस होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो ना, वो बेशक अपनी जिंदगी के हर फेज में हम्बल तरीन है, रोने वाले इमोशनल इंसान है यार, वो अपने पैशन के साथ एरोगेंट। एक चीज आपको मिली, आप बाकियों को सिखाओ, क्यों चुप करके बैठे, छुपे बैठे क्यों यार? आपके पास कुछ है, दो यार लोगों को, वो साथ आपके, आपको होता है बस मैं ही टॉप हूँ, ये जो ये आ गया ना जरूर, तो यार देख लेंगे आप, उनका सवाल खुद देखें। मैं बदवा नहीं दे रहा, लेकिन यार एक नेचुरल रूल है, मैं खुद को बचाता हूँ इस चीज से कि ये चीज ना है, मुझे सवाल नहीं चाहिए। तो ये उनकी वजह होती है, वो ना सपोर्ट करना। उसके बाद जो पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से आप लिटरेचर नहीं पढ़ सकते, वो नहीं। मेरे जैसे जो इदारा रख के बैठे हैं, वो जो टीच कर रहे हैं वहां तक भी नहीं आ सकते पेरेंट्स सपोर्ट्स की वजह से, वो भी मेरे साथ हुआ। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यार 80,000 रुपया मांग रहा है वो बुक्स प्रिंट करने का, मैं कहाँ से लेके आऊँ, बहुत बड़ा मसला, ठीक है। उसके बाद फिर वो समझना सेल कैसे करनी है, क्या करना है, ये मसाइल। उसके बाद पता चला कि जी मेरी प्रूफ रीडिंग अच्छी नहीं हुई, मेरी बुक में इतनी ज्यादा मिस्टेक्स है, लोगों ने पढ़ी है, लोग, मेरी रिकग्निशन खराब होगी एज अ राइटर। इट्स अ फेयर पॉइंट। उसके बाद पेज क्वालिटी का कुछ नहीं पता, पहली बार कम गए हो बाहर पब्लिशिंग के प्रोसेस में, किसी ने समझाया नहीं, देयर इज नो मेंटरशिप, अपने सर पे गए हो, लो जी गंदा पेपर लग गया, पैसे काम 30,000 रुपये वाला करके ले 80,000 रुपये लिए, रोते रहो, ग्रो नहीं कर सकोगे। अच्छा बंदा कोई बुक नहीं पढ़ेगा जी क्वालिटी बहुत बुरी है, कोई लिटरेरी बंदा बुक नहीं पढ़ेगा, कहेगा मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हैं, लो आप तो खराब हो गए, तबाह हो गए। फिर आप हार्ट ब्रोकन होके, मैं हार्ट ब्रोकन होके राइटिंग छोड़ दी, ये सारी चीजें फेस करने के बाद मैं कहा मैं नहीं लिख रहा। फिर उसके बाद 3-4 महीने के गैप के बाद अपने तक लिख के लिखना शुरू किया, आहिस्ता 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 करते करते, गिव अप नहीं किया। फिर पैसों का जिस तरह कुछ कर सकता था किया, करके पब्लिशर ढूंढा, गंदा पेपर जो भी था थोड़ा बेहतर हुआ, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते 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 1-2 साल बाद चीजें इंप्रूव होना शुरू होगी, समझ आना शुरू होगी, कॉन्फिडेंस आ गया बात करने का कि ये ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, एक्सपीरियंस हुआ थोड़ा। तो ये चीजें करते करते अब ये आ गई है फेज जिंदगी में, इस टाइम आ चुका है कि अभी मुझे 1 साल हो गया, मेरी इंडिविजुअल बुक नहीं आई है, और आई हैव बीन वर्किंग फॉर 1 ईयर ऑन दैट बुक, और इस बार इंशाल्लाह दैट बुक विल बी पब्लिश्ड ट्रेडिशनली, इट विल बी अवेलेबल इन बुक स्टोर्स। अब ये इतने सालों बाद, लेकिन बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैंने फेस की, आप सोशल मीडिया पे रिकग्नाइज नहीं हो रहे, दूसरे राइटर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा, दूसरे सीनियर राइटर से सीख नहीं रहे, एडवाइस कोई नहीं दे रहा, लिखना सिखा नहीं रहा कोई, आपको रिव्यू नहीं दे रहा कोई सिंसियर, क्रिटिकल एनालिसिस कोई नहीं कर रहा, आपको एज अ राइटर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा रहा, आपकी बुक प्रिंट ही नहीं हो रही, पैसे बहुत ज्यादा मांगे जा रहे हैं, हाउ मेनी थिंग्स। बट मैंने इन सारी चीजों का हल रखा हुआ, देयर इज जस्ट अ बेसिक रजिस्ट्रेशन फीस जो कुछ ज्यादा नहीं है, उसमें उनके काम को रिव्यू भी किया जाता है, उनके काम को उनके साथ डिस्कस भी किया जाता है, और प्रॉपर मैन्युस्क्रिप्ट उनको टेम्पलेट दिया जाता है जिसपे वो सीखते भी हैं कि काम कैसे करना है बुक के लिए, कैसे डिज़ाइन करना है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम कैप्शंस तो इंसान लिख लेता है, लेकिन चीज़ सीखनी होती है कि बुक में कैसे पेस्ट करना है, ये चीज़ें। उसके बाद उनकी बुक उन तक पहुंचाना, रीडर्स के लिए ई बुक और इवन पेपर बैग भी अवेलेबल रखना, ना उनका प्रॉफिट ना हमारा प्रॉफिट, बस वो अवेलेबल है, रीडर पैसे देंगे, उसी की प्रिंट होकर उनको वापस। So these are the things जो हर राइटर डिजर्व करता है,
और बहुत से राइटर्स गिव अप कर देते हैं, मैक्सिमम गिव अप करते हैं सिर्फ इस वजह से अगर इन सारी चीजों में से एक भी ना मिले। तो वो कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये 15-20 सारे के सारे अलग अलग हर बंदे के पास मसला है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हल कर दूँ। ये कोशिश ही है जो मैंने बनाया। बदनामी तो मैंने बहुत सही है कि जी इस तरह की नीयत होने के बावजूद ये सुना है कि भाई मैं फ्रॉड हूँ, तो खैर बस हार्ड टू स्वॉलो, लेकिन who gives a fuck। चले, ये तो करियर की बात हो गई है। और ये भी काफ़ी कहा जाता है कि 18 से लेके 24 तक की जो आपकी एज होती है वो काफ़ी टफ होती है, जहाँ पे आप काफ़ी डिसीजंस लेते हो और वो कुछ अच्छे होते हैं कुछ नहीं होते, या तो आप बिगड़ जाते हो या तो आप संवर जाते हो। तो क्या कहना चाहोगे कि यार अपने आप को संभाल के कैसे रखे बंदा? फिर वही बात कहूंगा, थोड़ी सी डिफरेंट वे में कहूंगा कि राइट एंड रॉन्ग, यहाँ कोई बिल्कुल राइट चला जाता है या बिल्कुल रॉन्ग चला जाता है। मैंने बीच में रह के देखा हुआ है। मैं राइट से रॉन्ग की तरफ रह के अब रॉन्ग से निकल के राइट की तरफ आ चुका हूँ। तो ये चीजें हैं, हमेशा ये समझना चाहिए कि लाइफ के डिफरेंट फेजेस हैं, आते हैं लेकिन चले जाते हैं। कोई भी फेज हमेशा नहीं रहेगा, चाहे वो बहुत अच्छा भी करके को भी यही रहेगा, उसने चले जाना है तो बुरा भी चला जाएगा। तो किसी भी फेज में घर ना बना, बुरा फेज आया आप उसमें घर बना लेते हो, अच्छा फेज आएगा उसमें भी घर बना लोगे, चीजें चली जाती हैं। घर बनाओ बीच में, बीच में घर बनाओ, जहाँ कभी आंधी भी आए, बारिश भी आए, कभी धूप भी लगे, कभी छाँव भी आए। तो क्या वो एक दफ़ा अगर ये बंदा सारी ही राइट साइड पे चला जाए तो वो थोड़ा इजी नहीं रहता वहाँ पे? मतलब कि आप कह रहे हो ना कि बीच में घर बनाएगा तो वो थोड़ा सा दोनों साइड्स देखता है। अगर एक बंदा एक ही दफ़ा प्रॉब्लम सॉल्व करके राइट तरफ चला जाए और वो देखे ही ना कि यार अब तो ज़िंदगी संवर गई है, तो वो बंदा थोड़ी मेंटल हेल्थ बंदे की अच्छी नहीं रहती? देखो मैं ये बात आपकी, आई विश कि ऐसा होता हो, दुनिया कहीं ना कहीं होता हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इट्स नॉट अ राइट थॉट टू एक्सपेक्ट लाइफ टू बी परफेक्ट। नहीं, हफ्ते के 6 दिन अच्छे नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अगर ऐसा होगा ना, आपके 6 दिन अच्छे होने लग जाए, आप बोर हो जाए, ये इंसानी फितरत है, पता होना चाहिए हर इंसान को। वो तंग आ जाता है चीजों से। मैं बीच में घर रखने के लिए इस पर्सपेक्टिव में भी कह रहा हूँ कि मीठा भी खाओ नमकीन भी खाओ। मीठा खा खा के थक नहीं जाओगे क्या? जाहिर सी बात है, एक शुरू में महीना तो अगर आपको खाने में मीठा, शुरू में तो आप कहोगे ओए होए होए, एक हफ्ता गुलाब जामुन मिले क्या बात है, लेकिन क्या आप एक महीना गुलाब जामुन खाओगे सुबह दोपहर शाम? ऐसा तो कभी नहीं यू हो विल सकता। क्रेव यू विल क्रेव नेचुरली कि आपको अंडा पराठा मिले, आपको बिरयानी मिले, राइट? आपको मिर्च मसाले मिले, थोड़े नुकसानदेह चीजें। ये तो बात है। तो बस ऐसे ही है। आपको इंसान को लगता है कि यार अगर उसकी लाइफ में सब कुछ बुरा खत्म हो जाए ना और बिल्कुल स्मूथ हो जाए, खुश हो जाए, ये एक खुद को बहलाने का ख्याल अच्छा है, तो ऐसा नहीं होता। आप नहीं रह सकते, आप खुद को ही नहीं जानते यार। तो इसलिए बीच में रहना जरूरी है, ताकि जब आप 3 दिन खुश रहो ना, तो जैसे ही आपके थकने से पहले ही आप पे बुरा टाइम आ जाए, फिर आप बुरे टाइम से जैसे ही थकने लगते हो अच्छा टाइम आ जाए। क्योंकि अगर बुरे टाइम से थक जाओगे ना तो इम्यून हो जाओ, फिर अच्छा बुरा है फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर अच्छे टाइम से थक जाओगे ना, शुक्रे हो जाओ। और ये दोनों काम हम करते हैं एज अ ह्यूमन, हमें पता है। हर इंसान की लाइफ में ऐसा वक्त आया हुआ है जब वो काफी टाइम के लिए खुश रहा। सोचो, आया होगा, बचपन में हो या फर्स्ट 10 साल की उम्र में, 15 में, 20 में, कभी ना कभी आया होगा ऐसा वक्त जब आप काफी लंबे टाइम के लिए लाइफ इज ओके यार, मैं कुछ भी नहीं होता। तो क्या होगा? आप ना शुक्रिया से हो जाओ। आप जानबूझ के तलाश करोगे कुछ गलत निकले, कुछ उल्टा देखूं, उदास गाने सुन, आप थकोगे। आप कहोगे यार मतलब खुशी से आप
पहला हफ्ता अब ये, दूसरा हफ्ता ओह माय गॉड, तीसरा हफ्ता आपकी गिर जाएगी, आप फिर अनग्रेटफुल हो जाओ, नहीं हो जाओगे। इसी तरह ज्यादा देर तकलीफ भी रहेगी तो आप एंड हो जाओगे, फिर कहोगे। तो इसलिए बीच में रहना बड़ा जरूरी है। इंसान को मीठा नमकीन सब चखना चाहिए, दोनों चखने चाहिए। ना मीठा ज्यादा देर रहेगा, ना नमकीन ज्यादा देर रहेगा। फेजेस हैं, आते जाते रहेंगे, कभी खुशी कभी गम, ये सर्कल चलता रहना है, चलता रहना है, चलता रहना है। बीच में रहो, एक साइड पे नहीं रह सकते। ना ही विश करो ये किसी को ऐसा। जब कभी किसी को सुनना चाहिए ना, तो कभी इसको ये ना कहो कि यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक दिन तुम खुश हो जाओगे, एक दिन सब चला जाएगा। नहीं यार, इंसान को हमेशा ये कहो कि अच्छा हो या बुरा हो मैं तुम्हारे साथ। अगर तुम खुश हो मुझे आगे बताओ, मैं तुम्हारी खुशी भी सुन रहा हूँ, तुम्हारे साथ मैं खुश हूँ। अगर तुम उदास हो, तुम्हारी लाइफ का बुरा फेस आ रहा है, मेरे पास आओ, मुझे बताओ, मैं समझूंगा। कभी ये ना कहो कि मैं तुम्हें उठा के अच्छी साइड पे ले जाऊं। बड़ा बड़ा दर्दनाक होता है सुनने वाले के लिए, जब उसको कोई कहे कि मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे गम दूर कर दूंगा और उसके बाद वो भी नाकाम हो जाए। क्योंकि नाकाम तो लाइफ में दोनों चीजें तो आनी। तो इसलिए साथ ऐसा ढूंढना चाहिए, होप भी ये रखनी चाहिए, होप ये रखो कि यार समझ आ जाए जिंदगी, बीच में रहना सीख लो। और किसी को भी ख्याल देना हो तो कभी ये ना कहो कि यार, कभी ये उसको डायरेक्शन ना दो, कभी इसको ये मत बताओ कि लाइफ एक दिन स्मूथ हो जाएगी। स्मूथ नहीं होगी। उसको ये बताओ कि लाइफ स्मूथ भी होगी, ऊपर भी होगी, नीचे भी होगी, परेशान नहीं हो। हम सुन रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है। यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन। हमें भी ये चीज फील होती है। तो अगर आप तुम हम आके हमें बताओगे तो एग्जैक्टली मुझे वैसी समझ आएगी। डोंट वरी। तो और जो मतलब लोग जिनको अकेले समझ नहीं अकेले आती ना, अकेले रहना अच्छी बात नहीं है। कुछ कहते हैं ना कि यार कि एक जो लोनर होता है वो बहुत अच्छा बंदा होता है, क्योंकि वो अपने आप को हैंडल कर सकता है हर मामले में, हर सिचुएशन में। तो 90% लोग यही कहते हैं कि यार हाँ मैं अकेला ठीक हूँ, लेकिन आप इस बात से देखो डिसएग्री करते हैं। यार, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी एज क्या होगी मुझे बताएं। 70। लाइक इट्स अ कॉन, ठीक है। आई एम 22। मैं अभी कितना कोई बड़ा नहीं हुआ, लेकिन आपने बात की ना कि वो जो 18 से 24 का फेज आता है वो लाइफ चेंजिंग फेज होता है। मैं उस लाइफ चेंजिंग फेज में रॉन्ग की तरफ जाके राइट की तरफ आ गया। आई चोज द राइट। अभी आपका वक्त आना है, बहुत से टीनेजर्स का भी वक्त आना है। जी ये तो बात है। तो बात ये है कि अब देखो ना, अभी मैं इसको किस तरह एक्सप्लेन करूं कि मूवीज में बड़ा अच्छा लगता है, आई विल सर्वाइव अलोन, क्योंकि वो आई तो विल ये। परफेक्ट लाइफ होती है ना, आपके पास हर चीज़ होती है, खाना पीना ना, आपको किसी चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मूवीज में आपको, हाँ बिल्कुल, मूवीज में आपको ना सिर्फ गुड पार्ट दिखाते हैं अकेले रहने का, लेकिन रियल लाइफ में जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना, तो वो जो एक पैनिक अटैक दिखाते हैं ना पूरी मूवी के अंदर, वो आपको एक हफ्ते में 4 आते हैं। और वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि पानी पिया और ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। वो दिखाते हैं कि सड़क पे अगर बंदा पैनिक अटैक से गिर गया ना, तो उसको साथ बड़ा प्यारा नेबर आया, उसने उठाया, एम्बुलेंस उठा के ले गया। भाई आप अगर सुनसान सड़क पे गिर गए फिर क्या करोगे? तो एक बड़ी पुरानी बात है ये, बिफोर क्राइस्ट की बात है, कि ये बात कह दी गई थी कि ग्रुप्स आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन टू सर्वाइव। सर्वाइव ऐसे ही होती है। ये मूवीज, सोशल मीडिया बकवास करता है। आई एम अलोन एंड आई एम हैप्पी, यो इम्यून हो जाते हो आप, खुद को तबाह। भाई रिश्ते क्यों बनाए अल्लाह ताला? अगर इंसान अकेला ही अच्छा था तो उसकी शादी का इतना जिक्र क्यों किया अल्लाह ताला? सबसे लाइक चलो ज़्यादा पेरेंट्स, इम्पोर्टेंट रिश्ते ही शादी है। देखो ना, पेरेंट्स और सिबलिंग्स और ये चीजें तो 100% होती हैं हर इंसान की लाइफ, ठीक है, जब वो स्टार्ट होती है उसकी लाइफ। लेकिन मेन फोकस जो है ना कि शादी बाद में होती है।
तो ये हम सारी ये जो हम सीख के बैठे हुए ना कि जी अकेला रहना, यो भाई हम तो चिल अपने साथ रहता हूँ, मैं किसी का कोई रोब नहीं है, ये नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, मैं जो मर्जी करूँ, मैं अकेला तन्हा फील करता हूँ एंड इट्स गुड, मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि अल्लाह ताला ने फिर शादी का हुक्म क्यों दिया, इतना क्यों एग्जैजरेट किया? तो वो एक रिश्ता है। अगर उस रिश्ते की बात किया तो फिर दोस्ती भी एक रिश्ता है, बीच में उसका भी बड़ा जिक्र किया। तो मैं नहीं देखता, आप मुझे एक एग्जांपल ला के दिखा दो वन मैन आर्मी की, एक एग्जांपल ला, पूरी दुनिया में से एक एग्जांपल ला, हर बंदे का साथ मौजूद था सिवाय अल्लाह के। देयर इज नो वन हु इज सर्वाइविंग अलोन। ये भी अजीब कंसेप्शन है। बड़े से बड़ा बिजनेस, बड़े कोई भी, मैं तो खुली ऑप्शन दे रहा हूँ, मुझे बता दो कि एक अकेले बंदे ने कोई कुछ किया हो। हम तो सरवाइव करने की बात कर रहे हैं, सरवाइव कैसे करो, हाउ डू यू थिंक यू विल? एक अकेला बंदा, आप लोग अकेले रह के आपको पता है यू थिंक यू कैन सर्वाइव, यू कैन नॉट। आप अपने आप से खुद पूछो कितनी फटती है आप लोगों की। चले आपकी एग्री टू डिसएग्री। बस आप डरते हो मदद मांगने से हम डरते हैं। लेकिन मैं बात ये कहूंगा कि यार रिलीजियस ऑर्डर जरूर देखना चाहिए। जिंदगी में पेरेंट्स क्यों हैं, जिंदगी में बहन भाई क्यों हैं, दोस्त क्यों हैं, टीचर्स क्यों आते हैं, शादी का रिश्ता क्यों है, लोग ही क्यों हैं, कम्युनिटी किस चीज का नाम है, कहीं ना कहीं लोग मौजूद हैं। आप लोग ने क्यों मेंटल मेंटर्स बनाए? लोगों को सुनने के बनाया लिए ना किसी, लोगों को सुनने के लिए, लोगों की हेल्प कर रहे हो, कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। अब देखो तो यही बात है ना, कोई और भी हेल्प कर रहा होगा किसी ने किसी। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो और आपको किसी और चीज में हेल्प चाहिए, शायद मैं आपकी हेल्प कर दूं, लेकिन मैं जिस चीज में हूँ मुझे किसी और से हेल्प चाहिए। तो देयर इज अ सर्कल। हर बंदा डिफरेंट फेज में है लाइफ के, डिफरेंट लोग अल्लाह की तरफ से आ जाते हैं आपकी मदद करने। खुदा आपको कभी अकेला नहीं छोड़े। मैं बचपन से नेग्लेक्टेड, वर्थलेस फील करता हूँ बिकॉज आई हैव नेवर बीन अप्रिशिएटेड बाय माय फैमिली एंड स्टाफ। आज तक मुझे कोई फेस पे ये भी कहेगा ना कि आई एम योर बिग फैन, आई एम लाइक ओके, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ। तो ये क्या कहूँ मैं, ये इस तरह की चीजें, इट्स जस्ट अ मेयर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम ड्रैगिंग यू टुवर्ड। मैं देखो ना, अब मुझे कोई अप्रिशिएट करता है ना, तो लाइक आई एम सेइंग समवन इज डूइंग समथिंग फॉर मी, आप खुद उसको रोकोगे शैतान की बात सुन के। मैं तो इस ऐसे कंट्रोवर्सी रखता हूँ, मेरे से जो गलत काम करवाता है शैतान का। ये जो हमारा एक स्लोगन है ना, I push people away, I push the people who love me away. It's the case of every teenager. हाँ 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 हाँ, ये हम पागल हैं, ये आपको बाद में पता चलेगा जब आप तरस जाओगे ना सिर्फ इस चीज के लिए भी 20-22 साल की उम्र में जाके कि कोई मेरी बात ही सुन ले प्लीज, मैं इतना अकेला हूँ। जब आपकी फटेगी ना, फिर आपको रियलाइज होगा कि यार बात तो सुनते थे कुछ लोग, हमने खुद ही पुश कर दिया। रिग्रेट में जीने का मजा नहीं है यार। मुश्किल गुजार लो, लेकिन यार खुद से लड़ो। ये आपका अपना आप ही कहता ना कि मैंने अकेले रहना, कोई आके तो नहीं ना कहता तुम अकेले रहो। आपका अपना आप आपको पुठे मशवरे दे रहा है कि यार अकेले रहो, किसी को ना बताओ। तो जिहाद बिन नफ्स सबसे बड़ी जंग क्यों करार दी गई है? आपका अपना अंदर का आपको उल्टे काम की इजाजत दे रहा है। क्यों? बुरे काम में लज्जत है। देखो आप नमाज पढ़ते हो ना, कितनी जल्दी छोड़ते हो जब डिस्ट्रैक्ट होते हो। 2 दिन पढ़ के बाद में कहते हो यार नहीं, बस यार तो खत्म आप हो कभी गया, इतनी सोचो, पढ़नी थी। तो आप ये सोचो कि आप अच्छे काम से इस तरह हटते हो शैतान के कहने पे। तो अगर आप खुद अकेला रह रहे हो, खुद को पनिशमेंट दे रहे हो, इस चीज से क्यों नहीं थकते? क्योंकि ये चीज गलत काम से आप सिगरेट पीते हो ना, तो आप छोड़ ही नहीं पाओगे। या आप नमाज पढ़ते हो, आप फौरन छोड़ दोगे। अच्छा काम बहुत जल्दी छोड़ता है इंसान। तो अगर ये कोई अच्छा काम होता ना, अकेले रहना, इम्यून हो जाना, बात ना शेयर करना, ओपन अप ना होना, हेल्प सीख ना करना, अगर ये इतना ही अच्छा है ना, तो लोग इसको हफ्ते में छोड़ दें। नहीं छोड़ना, क्योंकि बुरा है, इंसान को खत्म करने के लिए ये मॉडर्न डे शैतानी तरीके हैं इंसान को तबाह करने। इंसान तबाह होता है
किसी काम का नहीं रहता, इंट्रोवर्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस मर जाता है, ट्रस्ट खत्म हो जाता है, जीने का दिल नहीं करता. लाइक दिस इज व्हाई वी वर बोर्न. लाइक आई वंडर. सो हल सिर्फ ये है कि यार फिक्स योरसेल्फ, एंड आई एम आल्सो फिक्सिंग माय सेल्फ. मैं एक्सपीरियंस से नहीं कह रहा, बट मैंने सारा कुछ करके एंड पे सिर्फ एक ही चीज को हमेशा ठीक देखा है. हमेशा. मैं बचपन से अकेला हूँ. I don't have a father. I don't have a brother. And I never had the support of any male person in my entire family. They even hated me. I never played with my cousins. I never had friends. 15 साल की उम्र के बाद दोस्त आना शुरू हुए, वो भी 20 साल तक छोड़ गए. लेकिन still, I know being alone is wrong. That's it. चलें, Being alone is wrong. अच्छा लगा आज आप आए. हम काफ़ी था कि हम आप आएंगे, तो चले आपके अगर कोई मैसेज देना चाहे ऑडियंस को कि क्या आप कर सकते हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए. और देखें, हमें भी पता है कि हेल्प लेना एक अच्छी बात होती है. कल को अगर आपको आज आपको हेल्प चाहिए, कल को किसी और को चाहिए होगी. यही सर्कल चलता रहता है. तो अब क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? यार मैं ये कहूँगा कि खुद से दोस्ती करो. खुद की जो नेगेटिव ज़ात, उससे लड़ो. वहाँ पे जिहाद करो. और जो पॉजिटिव साइड है उसके दोस्त बन जाओ. कोई बात नहीं. एक कदम लो ना. रिस्क लेने के बाद ही कुछ मिलता है ना. विदाउट रिस्क, विदाउट अटेम्प्टिंग तो कुछ नहीं मिलता. तो इंस्टेड के आप ओवर थिंकिंग, यार मैं बहुत बड़ा ओवर थिंकर हूँ, आई एम PhD इन ओवर थिंकिंग, लेकिन आई डोंट बिलीव इट. थोड़े वक्त के लिए मुझे यकीन हो जाता है कि हाँ मैं सही सोच रहा हूँ, लेकिन आई नो आई एम ओवर थिंकिंग. आई नो आई एम थिंकिंग रॉन्ग. आई नो. तो इंसान को पता होना चाहिए, जो अकेला भी रह रहा है ना, उसको भी पता होना चाहिए कि आई एम डूइंग दिस रॉन्ग. आई एम डूइंग रॉन्ग टू माई सेल्फ. I'm not supposed to do this. I'm not supposed to hurt myself like this. पता होना चाहिए आपको. जब आपको पता है, तो उसके बाद just pray that you find right people around you. अपने साथ दोस्त बनने के लिए मैंने खुद इसलिए कहा कि जब आप अपने दोस्त बनोगे तभी आप कुछ अच्छा सोचोगे. जब आप अच्छा सोचोगे ही नहीं, जब आपकी सोच, सबसे पहली चीज होती है सोच जो होती है, काम बाद में होता है. सोच पहले, फिर अमल आता है, फिर कुछ आता है. जब सोच ही गलत है तो फिर इरादा भी गलत होगा, फिर काम भी गलत. सोच अच्छी रखो, फिर इरादा भी अच्छा होगा खुद ब खुद, और फिर काम भी अच्छा होगा. बस अकेले नहीं रहना, जो मर्जी करो. That's what. Yeah. ना रहो अकेले. चलें फिर मीटिंग का इख्तिताम करते हैं. काफ़ी अच्छा लगा आज आप आए. फिर कभी आपके साथ ज्वाइन करेंगे, फिर कभी मिलेंगे, इंशाल्लाह बात करेंगे. इंशाल्लाह. मुझे बहुत अच्छा लगा. I hope कि people listen and understand, and I hope it was worthy. Thank you so much. चलें, ठीक है. ख्याल रखिए कि